नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे चैनल पर। आज हम एक और इम्पोर्टेंट वीडियो आप सबके लिए लेकर आए हैं। आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है रोम, अबाउट टाइप्स ऑफ रोम। आज की वीडियो में रोम के जितने भी टाइप्स हैं, उन सारे टाइप्स के बारे में हम डिटेल्स यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आगे वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और एक लाइक बटन जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए देना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हमने रैम का टाइप पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं रोम का टाइप। रोम की बात करें तो पहले आपका आता है पी रोम, दैट इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। द कंटेंट कैन बी प्रोग्राम्ड यूजिंग ए स्पेशल डिवाइस नोन एज पी रोम प्रोग्रामर। रोम हमने पढ़ा था कि रोम के कंटेंट को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन पी रोम में क्या होता है कि हम उसके कंटेंट को एक बार चेंज किया जा सकता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड OTP, दैट इज वन टाइम प्रोग्रामेबल रोम। इसका मतलब ये है, जो मैंने पहले बताया, कि एक बार मैन्युफैक्चर होने के बाद, मैन्युफैक्चर हो गया एक बार तो डाटा उसमें सेव हो गया, और मैन्युफैक्चर होने के बाद एक बार जो है उसको डाटा को हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, डाटा स्टोर इन रोम रिमेन्स इवन व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ, जैसे बताया गया था पहले ही। रोम में भी डाटा क्या होता है, स्टोर होता है, पावर नहीं रहता है। पी रोम में भी डाटा स्टोर होता है जब पावर नहीं रहेगा। पी रोम टिपिकली यूज फ्यूज और एंटी फ्यूजेज टू स्टोर डाटा। पीरॉम क्या करता है, फ्यूज और एंटी फ्यूज को क्या करता है, यूज करता है डाटा को स्टोर करने के लिए। फ्यूज अगेन एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। ठीक है, जो आपको पढ़ना है, फिजिक्स में पढ़ना है, वहां पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे फ्यूज होता क्या है। और वो भी क्या करता है, डाटा को स्टोर करने का काम करता है। पीरॉम are commonly used to store low level program like firmware और माइक्रो कोड in various इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लो लेवल प्रोग्राम्स जो होते हैं या छोटे मोटे प्रोग्राम्स जो होते हैं उसको स्टोर करने का काम करता है पीरॉम। बात करें EPROM, दैट इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इस ROM में जो है हम डाटा को इरेज कर सकते हैं और रीप्रोग्राम कर सकते हैं स्पेशल सॉफ्टवेयर के हेल्प से। कंटेंट्स को इरेज करने के लिए हम यूज करते हैं अल्ट्रा वायलेट रेस का। EPROM में अल्ट्रा वायलेट रेस के हेल्प से हम क्या करते हैं, डाटा को इरेज करने का काम करते हैं। रीप्रोग्रामिंग रिमूव द एंटायर कंटेंट प्रेजेंट ऑन द चिप। रीप्रोग्रामिंग के द्वारा जो कंटेंट होता है मौजूद चिप पे, उसको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। और इस प्रोसीजर को हम जितनी बार चाहे कर सकते हैं। दैट इज दिस प्रोसीजर कैन बी कैरिड आउट मेनी टाइम्स। However, the constant erasing and rewriting will eventually render the chip useless. It is not possible to return the data from ROM. अब बार बार हम उसमें डाटा को लेकिन इरेज और अगर क्या कहते हैं, स्टोर करना शुरू कर दें, तो इससे क्या होता है, चिप आपका बेकार हो जाएगा, चिप का काम करना बंद कर देगा। तो ऐसा नहीं है कि मल्टीपल टाइम कीजिएगा, मल्टीपल टाइम कीजिएगा तो आपके क्या हो जाएगा, चिप आपका बेकार हो जाएगा, काम का नहीं रहेगा फिर वो। Used in various application like firmware storage in computer and other electronic device। ठीक है, इसका यूज काफी जगह होता है। ठीक है, कंप्यूटर में होता है और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इसका यूज किया जाता है ईपी रोम का। नेक्स्ट हमारा आता है डबल ईपी रोम, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। द कंटेंट ऑन द चिप कैन बी इरेज्ड एंड reprogrammed in block instead of one byte at a time। ईपी रोम में क्या किया जाता है, मतलब डबल ईपी रोम में क्या किया जाता है कि डाटा को जो है बाइट बाई बाइट इरेज करने की जगह पे एक ब्लॉक के रूप में क्या किया जाता है, इरेज किया जाता है। तो उसका इरेज का स्पीड क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, मान लीजिए एक ब्लॉक अगर 5 बाइट का है, तो 5 बाइट को एक बार में क्या किया जाता है, ब्लॉक के रूप में वहां से रिमूव कर दिया जाता है। इट हैज द प्रोविजन ऑफ सिलेक्टिंग रिमूवल which means we can erase the particular data byte by byte instead of erasing it completely। मतलब डबल ईपी मतलब ये कि डबल ईपी रोम में हम डाटा को जो है सिलेक्टिव करके, मतलब सिलेक्टिव पोर्शन ऑफ डाटा को क्या कर सकते हैं, हम लोग इरेज कर सकते हैं। इसको बेटर तरीके से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे ये आपका मेमोरी हो गया। ठीक है, अब इस मेमोरी में ये आपके डेटा ब्लॉक है, एक ब्लॉक हुआ डाटा ब्लॉक। ठीक है, ये एक और डाटा ब्लॉक हो गया, ये एक और डाटा ब्लॉक हो गया, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। ठीक है, और ये एक और डाटा ब्लॉक हो गया। ये सब 5 5 बाइट के डाटा ब्लॉक हैं। हम चाहते हैं कि इस डाटा ब्लॉक को हम रिमूव करना। ठीक है, तो हम
डबल ईपीरॉम में इस पार्टिकुलर डेटा को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और इसको हम रिमूव कर देंगे। बाकी डेटा मेरा एज इट इज रह जाएगा। जबकि पहले क्या होता था, अगर हम डाटा को रिमूव करना है तो सारे डेटा को क्या करना पड़ता था। पहले क्या होता था, अगर हमें डाटा को रिमूव करना है तो जितना भी डेटा है 1 2 3 4 इस सारे डेटा को हमें क्या करना पड़ता था, रिमूव करना पड़ता था। जबकि डबल ईपीरॉम में हम क्या कर सकते हैं, पार्टिकुलर डाटा को हम सिलेक्ट करेंगे और इसको क्या करेंगे, रिमूव करने का काम करेंगे। ठीक है, अगेन क्योंकि रॉम है तो डाटा आपका यहाँ पे सेव रहता है पावर ऑफ होने के बावजूद भी। और डाटा को यूज करने के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल पल्स का, मतलब इलेक्ट्रिक का ही यूज किया जाता है डाटा को इरेज करने के लिए भी। जबकि आपका ईपीरॉम में यूज किया जाता था अल्ट्रावायलेट रेज, याद रखिएगा ईपीरॉम में अल्ट्रावायलेट रेज का यूज किया जाता है डाटा को इरेज करने के लिए। जबकि डबल ईपीरॉम में जो है हम इलेक्ट्रिक पल्स या इलेक्ट्रिक सिग्नल का यूज करते हैं डाटा को इरेज करने के लिए। अब आते हैं फ्लैश मेमोरी पे हम लोग। ठीक है, या कुछ एग्जांपल्स हैं आपके इमेजेस के द्वारा आप देख सकते हो। फ्लैश मेमोरी, it is a specific type of double EEPROM which maintains the stored information even without a power source. The content can be erased and reprogrammed into big section, making it faster than the regular EEPROM. Double EEPROM. Flash memory, being durable, is majorly used in flash memory. Being durable is majorly flash memory. Being durable is majorly used in memory card, mobile phones, MP3 player, etc. तो फ्लैश मेमोरी आप कह सकते हो कि एक हाइयर वर्जन है डबल ईपी रॉम का। ठीक है, जहाँ पे डाटा को हम स्टोर करके रखते हैं और हमें पावर सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती डाटा को स्टोर करने के लिए। कंटेंट्स को जब चाहे यूज कर सकते हैं, उसको रिप्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, और बड़े रूप से कर सकते हैं हम लोग। फ्लैश मेमोरी का अगर आप समझते हो एप्लीकेशन, तो आपका जो पेन ड्राइव है, आपका जो मेमोरी कार्ड्स हैं, ये सब आपका एग्जाम्पल है किसका, फ्लैश मेमोरी का। डाटा रिमेन स्टोर इवन विथ पावर, जैसे पहले बताया गया था, डाटा को हम लोग पावर के बिना भी स्टोर कर सकते हैं। Compared to traditional hard drives, flash memory offer faster read and write speed। मतलब अगर हम कंपेयर करते हैं अपने जो ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क के मुकाबले जो है फ्लैश मेमोरी में डाटा को स्टोर करना इजी है और काफ़ी फास्ट वे में उसको हम डाटा को रिट्राइव कर सकते हैं और डाटा को स्टोर कर सकते हैं काफ़ी क्विकली। और एक इफिशियंट वे में हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं और उसको रिट्राइव भी कर सकते हैं फ्लैश मेमोरी के द्वारा। अब बताते हैं लास्ट टाइप ऑफ रॉम, दैट इज मास्क्ड रॉम। मास्क्ड रॉम, it is memory that is manufactured with its content। एक मास्क रॉम एक्चुअली एक बेसिक रॉम है जिसमें कि कंटेंट्स को, उसमें जो मौजूद कंटेंट्स होते हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं, उसको उसके मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे क्या किया जाता है, स्टोरेज में कर दिया जाता है। द चिप कंटेन सॉफ्टवेयर मास्क दैट इज बर्न्ड ऑन द चिप ड्यूरिंग द डिजाइन फेज ऑफ द सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। चिप में एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि मैन्युफैक्चरिंग के फेज में ही, या कह सकते हो डिजाइनिंग के फेज में ही, उस चिप के साथ क्या किया जाता है, उसमें अटैच कर दिया जाता है, इसे मास्किंग कहते हैं। ठीक है, इट इज यूज्ड इन कंप्यूटर सिस्टम दैट रिक्वायर लॉन्ग टाइम सस्टेनेबिलिटी। ऐसे कंप्यूटर सिस्टम जिसमें कि हमें लंबे समय तक काम करना है, ठीक है, उसमें मास्क रॉम का इस्तेमाल किया जाता है। एम रॉम कैन बी वेरी कॉम्पैक्ट, मेकिंग इट सुटेबल फॉर हाई डेंसिटी स्टोरेज। एम रॉम जो है इसको काफ़ी कॉम्पैक्ट बनाया जाता है, मतलब काफ़ी एक टिकाऊ बनाया जाता है और हाई डाटा स्टोरेज के काम में इसको लाया जाता है। MROM इज कॉमनली यूज्ड फॉर फर्मवेयर इन एम्बेडेड सिस्टम। जहाँ पे होते हैं एम्बेडेड सिस्टम, मतलब कि ऐसे सिस्टम जहाँ पे कि एनालॉग और डिजिटल का एक मिक्सचर यूज किया जाता है, या कह सकते हो कि ऐसे सिस्टम जहाँ पे कि किसी एक डिवाइस के साथ दूसरे एक डिवाइस को उसमें एम्बेड किया गया, वहाँ पे हम MROM का यूज करते हैं। एग्जाम्पल की बात करूँ अगर, जैसे कि आप कार देखते हैं, तो कार में आपका जो होता है स्क्रीन, जहाँ पे कि हम वीडियोस प्ले करते हैं या म्यूजिक प्ले करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम एम का यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पे डाटा को चेंज करने की जरूरत नहीं है हमें बार बार। जो डाटा इंटैक्ट है वो डाटा इंटैक्ट वहाँ पे रखा गया है। ठीक है, वही वही चीज़ यहाँ पे बताया गया, देखिए आप, MROM is commonly used for firmware in embedded system, BIOS and other application where a fixed नॉन मॉडिफिएबल कोड इज रिक्वायर्ड। मतलब ऐसा सिस्टम जहाँ पे कि हमें कोड को चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वहाँ पे हम एमरॉम का यूज करते हैं। जैसे कंप्यूटर का बायोस हो गया, वहाँ पे हमें ज़्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती नहीं है डाटा को। या जैसे बताया एम्बेड सिस्टम में मैंने बताया एक डिवाइस जिसमें कि हम पर्टिकुलर किसी और डिवाइस को एम्बेड करते हैं या किसी सॉफ्टवेयर को हम लोग जोड़ने का काम करते हैं।
एग्जाम्पल मैं बता दिया आपको, जैसे कि इस कार का हो गया, स्क्रीन हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम म्यूजिक का सुनते हैं, डैशबोर्ड जिसे कहते हैं हम लोग, कार का डैशबोर्ड। तो कार का डैशबोर्ड में गाना सुनते हैं या मूवी देखते हैं, तो वहाँ पे क्या है, कॉम्पैक्ट मेरा ROM चाहिए, जो फिर यहाँ पे कि प्रोग्राम पहले से किया गया है और उसमें कोई चेंजेस करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। जो प्रोग्राम किया गया उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो काम करेगा। तो वहाँ पे हमें मास ROM का ज़रूरत पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होता है? कैश प्रोनाउंस एट कैश, मतलब पैसे के रूप में जो होता है इसका प्रोनाउंसिएशन। तो कैश का जो होता है प्रोनाउंसिएशन, वो होता है कैश। कैश मेमोरी इज स्पेशल हाई स्पीड मेमोरी दैट इज ऑल्सो a type of physical memory which can either be inserted on the motherboard or made a part of the CPU. कैश मेमोरी एक हाई स्पीड मेमोरी डिवाइस है, जिसे हम लोग मदरबोर्ड के साथ अटैच कर सकते हैं या हम लोग उसको सीपीयू का पार्ट भी बना सकते हैं। CPU uses cache memory to store instruction that are repeatedly required to run program, improving the overall system speed. CPU जो है वो कैश मेमोरी का यूज करता है उन इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए जो उसे रिपीटेडली चाहिए होता है, ठीक है। और इससे जो ओवरऑल स्पीड है वो क्या होता है, आपका बढ़ जाता है। The advantage of cache memory is that CPU does not have the use of system bus of motherboard for data transfer and thus it make the processing speed much faster. एडवांटेज क्या है कैश मेमोरी का कि सीपीयू जो है सिस्टम बस का यूज नहीं करता। मदरबोर्ड में जो होता है सिस्टम बस होता है, उसका यूज नहीं करता है डाटा को ट्रांसफर करने के लिए। उसके जगह पे वो सीधा डायरेक्टली क्या करता है, कैश मेमोरी से डाटा को रिट्राइव करता है, जिससे कि स्पीड क्या होता है, काफी बढ़ जाता है। कैश मेमोरी इज मच मोर expensive than RAM, but it is well worth getting a CPU and motherboard with inbuilt cache memory in order to maximize the system performance. कैश मेमोरी का जो कॉस्ट पड़ता है वो रैम से ज़्यादा होता है, ज़्यादा आपका होता है, महंगा होता है। बट इस दाम को हम कह सकते हैं सही है, क्योंकि क्या करता है, ये सीपीयू के परफॉर्मेंस को क्या करता है, बेटर करने का काम करता है। कैश मेमोरी इज सिग्निफिकेंटली फास्टर देन मेन मेमोरी allowing the CPU to drive data more quickly. कैश मेमोरी का स्पीड क्या होता है, रैम से ज़्यादा होता है, ऑब्वियस है। और इस कारण से जो है डाटा ट्रांसफर काफ़ी फास्ट हो जाता है। ये सीपीयू और रैम के बीच एक बफर के रूप में काम करता है एक्चुअली में। बफर मतलब एक स्टोरेज स्पेस जो जहाँ पे कि डाटा कुछ वक्त के लिए रहता है, ठीक है। और वहां से क्या करता है, सीपीयू डाटा को रिट्राइव करने का काम करता है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट सीपीयू इज लाइकली टू एक्सेस द सेम डाटा इंस्ट्रक्शन रिपीटेडली, तो कैचिंग देम स्पीड बाय रिट्राइवल। वो इस प्रिंसिपल पे काम करता है। इसका प्रिंसिपल क्या काम करने का, कि जो डाटा इंस्ट्रक्शन सीपीयू को बार बार चाहिए, उस डाटा को क्या कर लेंगे हम लोग, कैश में रख देंगे, जहाँ से कि सीपीयू डाटा को बार बार क्या करेगा, रिट्राइव कर लेगा, और उसको डाटा को रिट्राइव करने के लिए रैम के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैश मेमोरी इज ऑफन ऑर्गेनाइज्ड इन लेवल्स एट लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 with faster smaller cache closer to CPU and larger and slower cache further away. कैश मेमोरी को जो है हम लोग लेवल्स के रूप में ऑर्गेनाइज करते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ठीक है। जिसमें कि जो स्मॉलर कैश होते हैं, जो फास्टर होते हैं, वो सीपीयू के बगल में रहते हैं, और बड़े जो होते हैं कैश मेमोरी, जो थोड़ा स्लो होते हैं पहले वाले से, वो सीपीयू से थोड़े दूर उनको रखा जाता है। सीपीयू कैश मेमोरी इज टिपिकली मच स्मॉलर देन रैम due to its higher cost and the need for it to be close to the CPU. कैश मेमोरी जो है टिपिकली काफी छोटा होता है रैम के मुकाबले, और इसका कॉस्ट भी ज़्यादा होता है। इसके साइज को क्या रखा जाता है, छोटा रखा जाता है, मतलब इसका स्टोरेज भी काफ़ी छोटा होता है। जो स्टोर का लिमिट होता है वो रैम के मुकाबले काफ़ी कम होता है, और छोटा इसलिए होता है साइज में, ताकि वो सीपीयू के बगल में आपका अटैच हो जाए, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स हैं कुछ कैश मेमोरी का, ठीक है। ये आपका सीपीयू है, तो मान लीजिए ये सब जो है ये सब आपका कैश मेमोरीज है, ठीक है, जो आपके सीपीयू के पास रहता है। अब देखिए काम कैसे करता है, एक बार मैं इसको डायग्राम के थ्रू मैं बताने की कोशिश करूंगा। कि मान लीजिए कि यहाँ पे ये आपका सीपीयू हो गया, ठीक है। अब ये यहाँ पे आपका होगा सिस्टम बस, ये दिख रहा होगा आपका ये सब, ये रेड जो दिख रहा है आपको एरिया, ये सब सॉरी ये सिल्वर एरिया जो है सब क्या आपका सिस्टम बस है। ये लाइन देख रहे हो आप लोग, ये जो सिल्वर लाइन, ये सब क्या आपका सिस्टम बस है। अब सीपीयू को चाहिए डाटा, ठीक है। मान लीजिए रैम यहाँ रखा हुआ है और यहाँ पे आपके कैश मेमोरीज रखे हुए हैं, जो आप दिख रहे हैं ये सब मान लीजिए कैश मेमोरी है। तो डाटा को रिट्राइव करना होगा, तो अगर सीपीयू डाटा को यहाँ से लेगा तो टाइम क्या होगा इसका, ज़्यादा लगेगा। और वही अगर यहाँ से लेगा तो टाइम क्या लगेगा,
कम। ठीक है, तो स्पीड क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। साथ में यहाँ पे क्योंकि साइज कम है इसका, तो डाटा सिर्फ वही रहेगा कैश मेमोरी में जो इसे बार बार चाहिए। ठीक है, तो ऐसे इंस्ट्रक्शन जो रिपीटेडली चाहिए सीपीयू को, उन इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा, वो कैश मेमोरी में यहाँ पर स्टोर करके रख देगा। बाकी इंस्ट्रक्शन जो है वो रैम में मौजूद रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करता है आपका टोटल सीपीयू काम करता है। सीपीयू को जो चाहिए रिपीटेडली इंस्ट्रक्शन, उसको यहाँ से आएगा, कैश मेमोरी से ले लेगा, और ऐसे इंस्ट्रक्शन जो उसे बार बार नहीं चाहिए उसको क्या करेगा, वो रैम से लेगा। तो रैम पर क्योंकि दूर पे रखा हुआ है, तो स्पीड थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इसका स्लो हो जाएगा। और क्योंकि बगल में है तो नैनो सेकेंड में क्या होगा स्पीड, तो क्योंकि बगल में रखा हुआ है ये, तो नैनो सेकेंड में क्या होगा, मेमोरी उसको, सॉरी, क्योंकि बगल में रखा हुआ है, नैनो सेकेंड में क्या होगा, डाटा यहाँ पे उसको मिल जाएगा सीपीयू को। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी is also known as auxiliary memory or secondary memory. It is needed since the main memory is temporary, expensive, and insufficient to store a huge amount of data. एक्सटर्नल मेमोरी को हम लोग ऑक्सिलरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं। ये जरूरत क्यों पड़ता है, क्योंकि हमारा जो मेन मेमोरी है रैम और रोम, एक तो टेम्पोरी होता है, टेम्पोरी पीरियड के लिए स्टोर करता है, दूसरा एक्सपेंसिव होता है और हाई अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करने के लिए इनसफिशिएंट होता है। तो इन सब चीज के लिए हमें एक्सटर्नल मेमोरी की जरूरत पड़ती है। Whenever required, the data for processing gets transferred from the secondary memory to primary memory. जब जरूरत पड़ेगी तो हम डाटा को क्या करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी से हम प्राइमरी मेमोरी के पास उसको ट्रांसफर करते हैं और वहां से सीपीयू उसको प्रोसेसिंग कर लेता है। तो सेकेंडरी मेमोरी को हम एक परमानेंट मेमोरी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे कि हम किसी भी डेटा को लंबे समय तक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। The speed of external memory is much lower than that of internal memory. Some common external storage devices are hard disk, CD, DVD, पेन ड्राइव, etc. तो ऑब्वियस है स्पीड जो होता है एक्सटर्नल मेमोरी का, वो इंटरनल मेमोरी से काफी कम होता है। ठीक, कंपेयर करते हैं तो, बट क्योंकि ये लंबे समय तक के लिए डाटा को स्टोर करता है और कम खर्चे में, तो इसका हम यूज करते हैं मेजरली डाटा को स्टोर करने के लिए फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और बात करें इसके एग्जाम्पल का, तो आपका हार्ड डिस्क, आपका SSD, CD, DVD, पेन ड्राइव, ये सब इसका एग्जाम्पल हो गया। एक्सटर्नल मेमोरी is a type of storage that stores data persistently, meaning it retains data even the power is turned off. बात करें हम लोग अगर इंटरनल मेमोरी की, तो वहाँ पे डाटा टेम्पोररी पीरियड के लिए होता है जमा, मतलब सेव होता है, और वहाँ पे जैसे पावर ऑफ होता है आपका डाटा भी क्या होता है, लॉस हो जाता है। जबकि एक्सटर्नल मेमोरी में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है और डाटा जो है पावर ऑफ होने के बाद भी वहाँ पे मौजूद रहता है। क्या क्या इसका एप्लीकेशन है, स्टोरिंग लार्ज फाइल्स, डॉक्यूमेंट एंड एप्लीकेशन। ठीक है, डाटा को बैकअप करने के लिए, ट्रांसफरिंग डेटा बिटवीन डिवाइसेस, डिवाइस के बीच में डाटा को ट्रांसफर करने के लिए इसका यूज किया जाता है, और पोर्टेबल डिवाइस में जैसे कि CD, DVD हो गया या CD पेन ड्राइव हो गया, इन सब में डाटा को स्टोर करने के काम आता है एक्सटर्नल डिवाइस। ठीक है, ये सब आपके एग्जाम्पल हो गए। ये आपका हार्ड डिस्क हो गया ये वाला, ये आपका ऑप्टिकल डिस्क हो गया CD, DVD। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यूनिट ऑफ मेमोरी। जब बात करते हैं हम यूनिट ऑफ मेमोरी, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि इंफॉर्मेशन को मेजर करने का जो होता है यूनिट, उसे कहते हैं यूनिट ऑफ मेमोरी। स्टोरेज कैपेसिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं इन द टर्म ऑफ बाइट्स। बाइट्स के रूप में क्या किया जाता है, स्टोरेज कैपेसिटी को यहाँ पे आपको मेजर किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। कंप्यूटर स्टोरेज एंड मेमोरी ऑफन मेजर इन मेगाबाइट एंड गीगाबाइट। जो भी कंप्यूटर स्टोरेज होते हैं, लार्ज स्टोरेज होते हैं, उनको हम लोग मोस्टली मेगाबाइट और गीगाबाइट में क्या करते हैं, मेजर करने का काम करते हैं। आपके जितने भी एक्सटर्नल मेमोरी है या इंटरनल मेमोरी है, ठीक है, डाटा को जो है इन्हीं रूप में, केबी के रूप में, मेगाबाइट के रूप में, गीगाबाइट के रूप में क्या करते हैं, स्टोर करने का काम करते हैं। बात करें इसका सबसे छोटे जो फंडामेंटल यूनिट होता है, ठीक है, आपके मेमोरी का, उसे कहते हैं हम लोग बीट। बीट मतलब बाइनरी डिजिट। एक बीट का मतलब होता है आपका 0 या 1, मतलब 0 और 1 के रूप में क्या करते हैं, बीट को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है आपका ये मेमोरी का।
फिर आपका आता है बाइट। 8 बिट के ग्रुप को क्या कहते हैं हम लोग? बाइट कहते हैं। ठीक है। किलोबाइट मतलब 1024 बाइट इक्वल टू 1 किलोबाइट। मेगाबाइट की बात करें 1024 किलोबाइट इक्वल टू 1 मेगाबाइट। गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट इक्वल टू 1 गीगाबाइट। एंड टेराबाइट की बात करें तो 1024 गीगाबाइट इज 1 टेराबाइट। ये हुआ यूनिट ऑफ मेमोरी। और इसके साथ हमारा ये लेक्चर आज का यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।